नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अगला टॉपिक है भूगोल में प्रदेश की संकल्पना। ये बीए भाग तृतीय वर्ष का विश्व के प्रादेशिक भूगोल का पहला टॉपिक है। प्रदेश क्या है, ये संकल्पना इसकी कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी से प्रदेश की संकल्पना शुरू हुई थी और स्ट्रेबो नामक एक यूनानी रोमन भूगोलवेता था जिसने प्रदेशों का वर्णन है वो भूगोल अपने ग्रंथों में किया था। इसके बाद क्लूवेरियस नाम का एक विद्वान था जिसने विश्व भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें संसार के विभिन्न प्रदेशों का वर्णन किया। इसी तरह से बीच में अंधकार युग आया, अरब भूगोलवेता आए। उसके बाद 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी तक पृथ्वी तल के अध्ययन है वो क्रमबद्ध रूप से किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन विद्वान कांट था, उसने भौगोलिक अध्ययन की विचारधारा को अपनाया और उसने प्रादेशिक अध्ययन को भी महत्व दिया। रिस्थोपेन, कार्ल रिटर, कांट, ये 3 ऐसे विद्वान थे, जर्मन विद्वान, जिन्होंने प्रादेशिक अध्ययन को महत्व दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुनः प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। इसके पश्चात अल्फ्रेड हेटनार व ब्रिटिश विद्वान हर्बर्टसन ने वृहद प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन किया। भूगोल में प्रदेश की संकल्पना को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय ब्रिटिश विद्वान हर्बर्टसन को है, जिन्होंने जर्मनी में लैंडसॉफ्ट की विचारधारा प्रस्तुत की। ये लैंडसॉफ्ट विचारधारा है जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है, प्रदेशों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डे लाब्लास, डिमांज या अल्बर्टी मार्टोने आदि ने प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया। विडाल डी ब्रास ने फ्रांस के भूगोल में फ्रांस के पे प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया है। इस प्रकार प्रदेशों के निर्धारण में भौगोलिक प्रादेशिक विशेषताएं मूलतः आधार मानी जाती हैं। इस प्रकार ये प्रदेशों की संकल्पना है कि रोमन भूगोलवेता से लेकर अरब भूगोलवेता, उसके पश्चात अंधकार युग में, उसके बाद जर्मन, फ्रांस भूगोलवेता, इन भूगोलवेताओं ने ये इस तरह की अपनी एक संकल्पना दी और विश्व के विभिन्न अलग अलग तरह के प्रदेशों का अपने ग्रंथों में वर्णन किया, जिससे भूगोल में प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना है वो निकल के आती है। अब आता है प्रदेशों का वर्गीकरण। प्रदेशों का किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। प्रदेश वास्तव में क्या होता है? प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है। कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भौगोलिक दशाएं समान पाई जाती हो और विकास संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी उस क्षेत्र विशेष में अपने आप में एक जैसी पाई जाती हो। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रदेश पृथ्वी के धरातल का एक इकाई क्षेत्र होता है। मतलब पृथ्वी के धरातल का कोई एक इकाई विशेष क्षेत्र होता है जिसको प्रदेश कहा जाता है। अगला आता है हर्बर्टसन। हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश जल, पौधे और जीव जंतु तथा मानव का भूमि पर सम्मिश्रण है जिसका परस्पर एक दूसरे से स्थानिक संबंध होता है। अंत में हार्टसोन के अनुसार एक निश्चित आकार का क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्र ने किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। कहने का मतलब हार्टसोन ये कहता है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जो आसपास के उसके चारों ओर के क्षेत्र से अपने आप में भिन्नता रखता है, तो ऐसा क्षेत्र है वो प्रदेश कहलाता है। ये प्रदेश चाहे भौगोलिक प्रदेश हो सकता है, प्राकृतिक प्रदेश हो सकता है, जनसंख्या प्रदेश हो सकता है, जलवायु प्रदेश हो सकता है, इस तरह से खनिज प्रदेश हो सकता है। वो क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्रों से अपने आप में भिन्नता रखता है। इस प्रकार के क्षेत्र में समरूपता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लक्षणों के कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है जातीय प्रदेश। जातीय प्रदेश से मतलब है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से समानता रखने वाले प्रदेशों को जातीय प्रदेश कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से एक समानता रखता है, जैसे जलवायु प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, टैगा जलवायु है, टुंड्रा जलवायु है। इस तरह की प्राकृतिक रूप से समानता रखने वाले ये पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु उनकी जो प्राकृतिक रूप से समानता एक जैसी पाई जाती है। अगला आता है विशिष्ट प्रदेश।
इस प्रकार के प्रदेशों का एक ही नाम होता है और इनकी इकाई का निर्धारण भौतिक और मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर किया जाता है। विशिष्ट प्रदेश अपने आकार, आकृति, प्रतिरूप और विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ये अपने आप एक यूनिक होते हैं जो विभिन्न तत्वों द्वारा आकारिकीय समानता पाई जाती है। जैसे दामोदर घाटी प्रदेश, जर्मनी का रूर क्षेत्र। अगर कोयला उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो दामोदर घाटी भारत में प्रसिद्ध है, जर्मनी में रूर बेसिन प्रसिद्ध है, जो अपने आप में एक ही नाम से प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन क्षेत्र। और इसमें भौतिक और मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर भौतिक रूप से कोयला उत्पादित होता है और मानवीय क्रियाकलाप मतलब मानव के द्वारा खनन किया जाता है। तो इस आधार पे अपने आप में एक विशिष्ट प्रदेश होता है जो विशेष उसकी एक पहचान होती है अपने आप में। उसके तीसरा आता है आकृतिक प्रदेश। आकृतिक प्रदेश में सर्वत्र एक लक्षण की समरूपता पाई जाती है। ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप में समानता पाई जाती है, हो सकती है। इसका विस्तार अधिक होता है, जैसे थार का रेगिस्तान है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, पठारी क्षेत्र है, यूराल प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र है। तो इस तरह की एक विशेष तौर से क्या है कि उच्चावची विभिन्नता कह सकते हैं, उसके आधार पर अगर कोई विभाजन किया जाता है तो आकृतिक विभिन्नता है। अगला आता है कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वत्र एक से अधिक कार्य व संगठन की समानता होती है। मतलब सर्वत्र एक से अधिक कार्य व संगठन की समानता होती, कार्य विशेष के आधार पर विभाजन किया गया कार्यात्मक प्रदेश। इसको स्थानिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। विशिष्ट कार्य गत्यात्मक कार्य अर्थात परिवहन और यातायात द्वारा ये परस्परम संबंध रखता है। कार्यात्मक प्रदेश यातायात से जुड़ा होता है, परिवहन के साधनों से जुड़ा होता है, आपस में एक दूसरे का आवागमन के साधन विकसित होते हैं। अगला आता है प्राकृतिक प्रदेश। वह प्रदेश जिसमें भू संरचना, जलवायु, वनस्पति में समानता पाई जाती है तथा निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्न होता है। भू संरचना से निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्न होता है, जलवायु संरचना से भिन्न होता है, वनस्पति संरचना से भिन्न होता है। तो इस प्रकार का क्षेत्र है वो प्राकृतिक प्रदेश कहलाता है। प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में भौतिक कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। भौतिक कारक, प्राकृतिक प्रदेश मतलब भौतिक कारकों की भिन्नता के आधार वाला प्रदेश। हर्बर्टसन के अनुसार एक प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी तल पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जब प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। अगला आता है भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश से भिन्न इसमें भौतिक तत्वों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक अभिलक्षणों में भी समानता पाए जाते हैं। मतलब भौतिक तत्वों के जो प्राकृतिक प्रदेश है उसमें भौतिक कारक समान पाए जाते हैं। भौतिक कारकों की समानता के साथ साथ अगर सामाजिक और सांस्कृतिक अभिलक्षण भी एक रूप जैसे पाए जाते हैं तो वो भौगोलिक प्रदेश कहलाता है। इसी आधार पर किसी भौतिक समानता के प्रदेश में जितनी दूरी तक विस्तृत क्षेत्रों के आर्थिक व्यवसायों में समानता मिलती है, जिन्हें मिलाकर भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब उस क्षेत्र विशेष में अगर इस तरह के आर्थिक व्यवसायों में एक जैसे मिलते हैं तो उसका निर्धारण भौगोलिक रूप से कर दिया जाता है। भौगोलिक तत्वों के आधार पर इसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय पठार मैदान, जलवायु के आधार पर मानसूनी व टुंड्रा प्रदेश। अगला आता है सकेंद्रीय प्रदेश। सकेंद्रीय मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष पर केंद्राकार रूप से ये लघु व संगठित प्रकृति के प्रदेश होते हैं जिनका निर्माण किसी कार्यात्मक क्षेत्र या केंद्रवर्ती भाग स्थान के चारों ओर विकसित होते हैं, जहाँ पर यातायात और परिवहन के साधन सुविकसित होते हैं। विशेषतः ये बड़े नगरों के किनारों पर या संगम केंद्रों पर विकसित होते हैं। अगला आता है समरूप प्रदेश। ऐसे क्षेत्र या ऐसे विशेषताएं जहाँ पर किसी न किसी भाग में समरूपता पाई जाती है। अगर एक लक्षण की समरूपता है तो एक लाक्षणिक प्रदेश होगी, अगर एक से अधिक लक्षणों की है तो वो बहुलाक्षणिक होगी, और आर्थिक क्रियाओं में अगर समानता पाई जाती है तो समरूप आर्थिक प्रदेश कहलाते हैं। अगला आता है राजनीतिक प्रदेश। इन प्रदेशों में स्थलाकृतिक, जलवायु या वनस्पति की समानता के स्थान पर केवल प्रशासनिक संबद्धता होती है। जैसे भारत में राज्य है, तहसील है, ग्राम है, जिला है, जहाँ राजनीतिक इकाइयों के आधार पर निर्धारण किया जाता है तो वो राजनीतिक प्रदेश कहलाता है। नगर प्रदेश किसी महानगर के कार्यों के प्रभाव से एक प्रथम क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित होता है। नगर के आसपास का क्षेत्र है वो वाला। और अंत में आता है पूर्ण प्रदेश या कंपेज। कंपेज शब्द ध्यान रखना, कई बार पूर्ण प्रदेश की जगह कंपेज